हेलो एवरीवन। अ वेरी 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 वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। इसी के साथ मैं नीतू रहा का एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। सो गाइस, कैसे आप सभी? जल्दी से एक बार से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। राम राम और बहुत सारा प्यार। इसी के साथ मैं नीतू रहा का एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी आपके अपने परिवार चलिए देन सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन। करते हैं सेशन की शुरुआत। टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। और एक्चुअल में ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस भी बहुत सारे ओवरऑल यहाँ से आपके आते ही हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए चलिए बढ़ाएंगे हम लोग कहानी को आगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक चीजों को देखा था, और कौन-कौन सी ऐसी बेसिक चीजें थी जिनको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक बार उस पे नजर डाल लेते हैं। चैप्टर है आपका ग्लेंसन हार्मोन्स। ग्लेंसन हार्मोन्स 01, दिस वन ना? यस। चलिए, तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअल में ग्लैंड्स होती क्या है। ग्लैंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि जैसे अगर हम ग्रंथियों का अध्ययन करने जा रहे हैं, स्टडी ऑफ ग्लैंड को क्या कहा जाता है, या फिर स्टडी ऑफ हार्मोन्स को क्या कहा जाता है। अगर कलेक्टिवली आपसे पूछ ले स्टडी ऑफ ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, तो दोनों के बारे में तब आप कलेक्टिवली पढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स यानी कि तीनों के तीनों में से कोई भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका एंडोक्राइनोलॉजी। इसका आंसर क्या होगा आपका? तो भाई इसका आंसर होगा आपका एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, इसका आंसर होगा, ठीक है भाई, एंडोक्राइनोलॉजी की अगर हम बात करते हैं। देन चलिए, से क्वेश्चन पूछा जाए दैट हु हैज डिस्कवर्ड द हार्मोन, तो ये भी हमने देखा था अर्नेस्ट हैकेल स्टेरलिंग। ई एच स्टेरलिंग नाम के एक साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है एक्चुअल में, जिन्होंने हार्मोन की खोज की है। वही आपसे सबसे पहला खोजा गया हार्मोन पूछ लिया जाए, सो दैट वाज द सिक्रेटिन। ये कौन सा हार्मोन है? सो दैट वाज द सिक्रेटिन। ये है आपका हार्मोन सिक्रेटिन की अगर हम बात करते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई ये बता दो कि जो सिक्रेटिन नाम का हार्मोन है, इसका श्रवण कौन करता है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन है? दैट इज सिक्रेटिन। और ये जो सिक्रेटिन नाम का हार्मोन है, इस हार्मोन का एक्चुअल में श्रवण कौन करता है? तो अगर हम सिक्रेटिन नामक हार्मोन की बात करें, तो भाई इसका श्रवण किया जाता है हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाला एक अंग, जिसको हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से। तो हमारी जो छोटी आंत होती है, या फिर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये क्या करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, या फिर अगर हम छोटी आंत की बात करते हैं, तो ये सिक्रेटिन नामक हार्मोन का श्रवण करती है। सिक्रेटिन नाम के हार्मोन का ये श्रवण करेगी, सिक्रेटिन नाम के हार्मोन को ये सिक्रेट करेगी। इज इट ओके? देन एंडोक्राइन सिस्टम 01 वीडियो अपलोड ऐप पर नहीं मिला। ओके चलो, मैं टेक्निकल टीम को बोल दूंगी, अगर वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई है, क्या इशू है, वो लोग चेक कर लेंगे। ओके ओके ओके, मैंने, ठीक है, मैं टीम को बोल दूंगी, वो लोग चेक कर लेंगे अगर नहीं अपलोड अभी तक हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो सिक्रेटिन हार्मोन है दैट वाज सिक्रेटेड बाय, ये हार्मोन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? तो भाई एक्चुअल में इस हार्मोन का जो श्रवण है वो किसके द्वारा किया जाता है? दैट इज बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये किया जाता है छोटी आंत के द्वारा। ठीक है भाई, चलिए,
अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स के बेसिक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ग्लैंड्स की, यानी कि हमारे आसपास कितने प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। हाउ मेनी टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर देयर, कितने प्रकार की ग्रंथियां हैं जो कि हमारे आसपास पाई जाती है, या फिर मतलब आसपास नहीं, इन द सेंस हमारे शरीर के अंतर्गत कितनी ग्रंथियां होती हैं, कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे शरीर के अंतर्गत बेसिकली 3 प्रकार की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। देयर आर द 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स। भाई ये कौन-कौन सी 3 प्रकार की ग्रंथि है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये बता दो कि जो 3 प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, ये कौन-कौन सी 3 प्रकार की ग्रंथियाँ होती हैं? तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वन दैट इज़ द एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, या फिर इसी को हम किसका नाम देते हैं? इसी ग्रंथि को हम नाम देते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। इसी ग्रंथि को कहा जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि, का नाम हम इसको देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इस ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है। दूसरे प्रकार की जो ग्रंथि है, ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड, मतलब ये मच्छरों ने इतना परेशान किया हुआ है। शिट। अगर हम सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड की बात करें, दूसरे प्रकार की जो ग्रंथि होती है, दैट विल बी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। देखो देखो देखो, बदतमीजी कर रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम किस नाम से जानते हैं? अरे 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 अरे, कहाँ है हमारी बुद्धि? चलिए भाई, आ जाओ। देखो, एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं बहिःस्रावी ग्रंथि के नाम से। सॉरी, ये बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया। ठीक है। अब जो एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से। अंतःस्रावी ग्रंथि। और वही जो तीसरी प्रकार की ग्रंथि है, अगर हम थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड की बात करें, भाई जो तीसरी प्रकार की ग्रंथि होती है, इसको हम जानते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से। दैट इज नॉन एज द हेटेरोक्राइन ग्लैंड, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज द मिक्स्ड ग्लैंड। यानी कि इसको हम किस नाम से जानते हैं? इस ग्रंथि को हम जानते हैं मिश्रित ग्रंथि के नाम से। मिश्रित ग्रंथि, या फिर इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है आपका मिक्स्ड ग्लैंड। सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स। ये आपकी 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं जो कि हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाती हैं। दीज आर प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी। इज इट ओके? चलिए, नेहा कुमारी कह रही हैं, अच्छा सुशांता कह रहे हैं कि मैम कैलेंडर आ गया है, जितना एक्साइटेड फील हो रहा है उतना ही नर्वस भी हो रहे हो। अच्छा, मामा बहुत प्यारी, थैंक यू सो मच हिमांशु जी, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है, नर्वस नहीं होना है भाई बिल्कुल भी। जैसे जैसे पढ़ना शुरू करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। ओके राजकुमार जी, डन। चलें। कल वाली क्लास की वीडियो अपलोड नहीं हुई है, मतलब किसी बच्चे का भी मेरे पास मैसेज नहीं आया अभी तक। अगर दिन में किसी स्टूडेंट का मैसेज आता तो शायद ये अभी तक अपलोड हो जाती। ठीक है, तो मैंने चेक भी नहीं किया। टेक्निकल टीम को मैं मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगी, वो चेक कर लेंगे। ठीक है भाई। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और हेटेरोक्राइन। कहानी ये बनती है कि मैम व्हाट आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, व्हाट आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड व्हाट आर द हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। तो भाई सबसे पहला सुनो, देखो एक्सोक्राइन, बहिःस्रावी ग्रंथि हम किस ग्रंथि को कहते हैं? ऐसी ग्रंथि जो हमारे शरीर के अंतर्गत या तो किसी जूस यानी कि रस का श्रवण कर रही हो, या फिर कोई भी ऐसी ग्लैंड जो हमारी बॉडी के अंतर्गत किसी ना किसी एंजाइम को सिक्रीट करती हो, जो हमारे शरीर के अंतर्गत किसी ना किसी प्रकार के एंजाइम का श्रवण करती हो। ठीक है भाई, ऐसी ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? ऐसी ग्रंथि को हम एक्सोक्राइन या फिर बहिःस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं।
दूसरा, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात की जाए, ऐसी ग्लैंड जो हमारे शरीर के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ हार्मोन का सिक्रेशन करती हो, यानी कि सच ग्लैंड विच सिक्रेट्स ओनली हार्मोन, जो केवल हार्मोन का श्रवण करे, हमारे शरीर के अंतर्गत जो केवल और केवल हार्मोन का श्रवण करती हो, ऐसी ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? ऐसी ग्रंथि को हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक है? और जो दोनों का काम करे, मतलब जो एक्सो का भी कर रही है और एंडो का भी कर रही है, मतलब कि एक ऐसी ग्रंथि जो हमारे शरीर के अंतर्गत किसी विशेष प्रकार के जूस, यानी किसी रस का श्रवण, रस के साथ साथ ये एंजाइम का भी श्रवण कर रही होगी, और एंजाइम के साथ साथ अगर हम बात करते हैं, एंजाइम के साथ साथ अगर देखा जाए, तो ये हमारे शरीर के अंतर्गत किसी न किसी विशेष प्रकार के हार्मोन का भी श्रवण कर रही होगी। ऐसी कोई भी ग्रंथि जो हमारे शरीर के अंतर्गत जूस, एंजाइम, हार्मोन तीनों का श्रवण करती है, उस ग्रंथि को हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। उस ग्रंथि को हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीज आर द थ्री टाइप ऑफ ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी। ये तीन प्रकार की ग्रंथियां है भाई, जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ठीक है? इस चैप्टर की क्लासेस सीक्वेंस में नहीं है। सुधा तोमर कह रहे मैम, सुधा तोमर में योर क्लासेस इज नॉट इन सीक्वेंस। बिल्कुल सही बात है। यस, जो एंडो और एक्सो दोनों का काम करे, दैट विल बी हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसी ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसी ग्रंथि को हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई? चलिए, ये तो था इनकी सबसे पहली आइडेंटिटी कि भाई कौन से एक्सोक्राइन है, कौन से एंडोक्राइन है, कौन सी हेट्रोक्राइन है। इसके अलावा बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में अब लिख रही हूँ, बार बार हिंदी इंग्लिश दोनों में नहीं लिखूंगी। एक्सोक्राइन। ठीक है? एक्सोक्राइन के बाद दूसरी कौन सी आती है? दूसरी है आपकी एंडोक्राइन, और एंडोक्राइन के साथ साथ जो तीसरी प्रकार की आपकी है, दैट विल बी द हेट्रोक्राइन। दैट विल बी द हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो ये तीन प्रकार की ग्रंथियां हैं जो कि हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है? तो सबसे पहले एक आइडेंटिटी तो आपको पता चल चुकी है कि भाई ऐसी ग्रंथि जो सिर्फ जूस और एंजाइम का सिक्रेशन करे, एक्सोक्राइन, जो केवल हार्मोन का करे, एंडोक्राइन, जो तीनों का करती हो, हेट्रोक्राइन। तो दूसरा डिफरेंस इन तीनों के बीच में क्या है? तो भाई जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इनके अंतर्गत ना ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इनके अंतर्गत कुछ नली नुमा संरचनाएं होती हैं। इनके अंतर्गत नली पाई जाती है। इनके अंतर्गत डक्ट मौजूद होती है। इनके अंदर क्या होती है? डक्ट मौजूद होती है, नली मौजूद होती है। ऐसी ग्रंथियों को हम एक और नाम से जानते हैं। दीज आर नॉन एज द डक्ट ग्लैंड्स। उन ग्रंथियों को डक्ट ग्लैंड्स भी कहा जाता है। डक्ट ग्लैंड्स का मतलब क्या है? डक्ट ग्लैंड से मतलब है नली युक्त ग्रंथि। अब देखो इस बात से मतलब क्या है? भाई नली है मैम, ठीक है, नली है क्यों, रीजन क्या है? तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, देखो भाई हमारे शरीर के अंदर ना एक ऑर्गन होता है जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं, जिसको हम छोटी आंत के नाम से जानते हैं। तो मान लीजिए ये क्या है हमारे भाई, ये है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड है, ऑब्वियसली सी बात है। इसके अंदर क्या है? छोटी आंत के अंदर है ब्लड। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन से ना नली निकल कर के जाती है, और अगर मैं इस नली की बात करूं, इस नली के थ्रू एक ऑर्गन हमारे शरीर में जुड़ा होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिस अंग को हम लिवर या फिर यकृत का नाम देते हैं। इस अंग को हम क्या कहते हैं? लिवर या फिर यकृत का नाम देते हैं। अब ये ऑर्गन क्या करता है? ये ऑर्गन ना एक विशेष प्रकार के जूस का श्रवण करता है,
ये हमारे शरीर के अंतर्गत एक रस का श्रवण करता है। और ये किस रस का श्रवण करता है? ये किस जूस का सिक्रेशन करता है? तो भाई ये करता है बाइल जूस का सिक्रेशन। ये करता है रस का श्रवण। ये क्या करता है? बाइल जूस, या फिर अगर मैं बात करती हूँ तो ये पित्त रस का श्रवण करता है। ये बाइल जूस का सिक्रेशन करता है हमारे शरीर के अंतर्गत। ठीक है? अब ये लिवर, यानी कि लिवर के जो है ये बाइल जूस का सिक्रेशन करता है। तो ये बाइल जूस का सिक्रेशन ना इस नली के अंदर करता है। ठीक है, देखो यहाँ पर इस ग्लैंड के नाम में एक नाम लिखा हुआ है एक्सो, को हम बहिर्स्रावी कहते हैं। इस एक्सो से या फिर इस बही से मतलब क्या है? अगर मैं इस एक्सो की बात करूं या फिर इस बही की बात करूं, बहिर्स्रावी, तो भाई ये जो बहिर्स्रावी है या फिर ये जो एक्सो है, इस एक्सो से या इस बहिर्स्रावी से मतलब क्या है? तो भाई सरकार, तब ये कुछ जूसेस का सिक्रेशन करता है, ये एंजाइम का श्रवण करता है। तो ये क्या करता है? ये नली के अंदर करता है, यानी कि रक्त से बाहर करता है। यहाँ पर एक्सो का मतलब है कि ये तब किसी जूस का सिक्रेशन करेगा या किसी एंजाइम का श्रवण करेगा, तो ये सीधा ब्लड में नहीं करेगा, डायरेक्ट ब्लड में नहीं करेगा। ये कहाँ पर करता है? एक डक्ट के अंदर करता है। और इसी डक्ट के थ्रू होता हुआ जूस कहाँ पर पहुंचेगा? वो हमारे रक्त में पहुंचेगा। तो यानी कि इसने तब बाइल जूस का श्रवण किया, रस का श्रवण इसने रक्त से बाहर किया। रक्त से बाहर कहाँ पर किया? तो रक्त से बाहर तब इसने इसका श्रवण किया तो किसके अंदर? नली के अंतर्गत करते हैं। इनके अंदर नलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, पतली पतली ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। इसीलिए इन ग्लैंड्स को किस नाम से जाना जाता है? तो भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को डक्ट ग्लैंड कहा जाता है। इनको नली युक्त ग्रंथि कहा जाता है। भाई तब ये किसी भी चीज का श्रवण कर रहे होंगे रक्त से बाहर। ये एक्सो, एक्सो का मतलब होता है बाहर, बही का मतलब होता है बाहर। तो ये हमारे ब्लड से बाहर करेंगे, ये हमारे रक्त से बाहर करेंगे। तो रक्त से बाहर कहाँ पर करेगा? तो रक्त से बाहर करेगा तब, तो कहाँ करेगा? ये डक्ट के अंदर करेगा, ये नली के अंदर करेगा। ठीक है भाई, चलो दूसरा पॉइंट आ जाओ। हम आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, इनकी दूसरी पहचान क्या है? ग्रंथियों के अंदर कोई भी डक्ट नहीं है। They do not have any kind of duct। इनको जाना जाता है डक्टलेस ग्लैंड के नाम से। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज नॉन एज द डक्टलेस ग्लैंड? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां ऐसी हैं जिनको हम डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि जिनको हम नली वहीन ग्रंथि के नाम से जानते हैं? तो भाई नली वहीन ग्रंथि कौन सी है? तो जो डक्टलेस ग्लैंड है, नली वहीन ग्रंथि है, दीज आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और आपसे पूछा जाए व्हाट आर द डक्ट ग्लैंड्स, तो भाई डक्ट ग्लैंड्स कौन सी हैं आपकी? तो विच वन इज द डक्ट ग्लैंड? दैट विल बी द एक्सोक्राइन। जितनी भी एक्सोक्राइन है, ऑल द एक्सोक्राइन्स आर द डक्ट ग्लैंड एंड ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्ट ग्लैंड। जितनी भी हमारे शरीर में बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं, वो सभी नली युक्त ग्रंथियां हैं। और ऐसी ग्रंथि जिसके अंतर्गत आपको नली नहीं दिखेगी, ऐसी ग्रंथि क्या है आपकी? एंडोक्राइन, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? देखो फॉर एग्जाम्पल, यानी कि हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। दैट इज समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरीके से एक ग्लैंड पाई जाती है, एक ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर होती है, जिस ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं? जिस ग्रंथि को हम जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से। भाई ये टेस्टिस नहीं है, ये वृषण नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसके शेप को देखेंगे, सोचेंगे वृषण है। तो ये टेस्टिस नहीं है, वृषण नहीं है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपकी पीयूष ग्रंथि है। तो भाई जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये सीधा तब किसी हार्मोन को सिक्रेट करेगी, तब ये हार्मोन का श्रवण करती है। तो ये सीधा किस में करती है? तो ये सीधा का सीधा ब्लड में करती है, डायरेक्टली ब्लड में करेगी, सीधा ये रक्त में करती है, सीधा ये हमारे रुधिर के अंदर करती है। इसीलिए इन ग्रंथियों को हमने डक्टलेस ग्लैंड कहा है।
सबसे पहला पॉइंट तो ये सीधा कहाँ करते हैं, ब्लड में करते हैं, इनसाइड ब्लड, रक्त के अंदर। अंदर, एंडो का मतलब क्या होता है भाई, एंडो का मतलब होता है अंदर, हमने क्या कहा था, अंतः, यानी कि रक्त के अंतः, रक्त के अंदर, ब्लड के अंदर। तो तब ये हार्मोन का सिक्रेशन कर रही होंगी, तो वो कहाँ करेगी, डायरेक्टली ब्लड में करती है। इनके अंदर नलियों की कोई जरूरत ही नहीं है, और इनके अंदर नलियां नहीं पाई जाती। सो दीज आर द डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है भाई, बताओ इतना समझ आया कि नहीं, यस और नो। नाउ थर्ड पॉइंट पर आते हैं, तो ये बात किसकी हो गई, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। अब हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं, तीसरी कौन सी है आपकी, हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन को हमने क्या कहा कि भाई जो एक्सो और एंड दोनों की तरह बिहेव करे, उसको हम किस में काउंट करते हैं, उसको हम काउंट करते हैं हेट्रोक्राइन में। तो भाई हमारे शरीर के अंतर्गत केवल और केवल एक ही हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, दैट इज पेनक्रियास। एक ही है जिसको हम पेनक्रियास के नाम से जानते हैं, जिसको हम अग्नाशय के नाम से जानते हैं। तो भाई हमारा जो अग्नाशय है, हमारा जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास क्या करता है, ये एंडोक्राइन की तरह भी कार्य करता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, और एंडोक्राइन ग्लैंड होने के साथ साथ ये एक्सोक्राइन का भी कार्य करता है। तो ये एक्सोक्राइन की तरह भी कार्य करेगा। तो भाई इसको हम जानते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से, इसको हम जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से। ठीक है, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि भाई कितनी एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर है, या फिर कितनी एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाती है, बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए बताइए, हाउ मेनी एक्सोक्राइन आर देयर एंड हाउ मेनी एंडोक्राइन आर देयर। हाँ जी सुदीक्षा कुमारी जी, बिल्कुल मिलेगा। हमें टाइम चेंज नहीं होगा, क्लास का टाइमिंग यही रहेगा। नहीं भाई शिवानी, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में रिजल्ट तुरंत नहीं पता चलेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। भाई जो फर्स्ट रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को शो नहीं हो रहा है, वो शो हो जाएगा। ठीक है, वो शो हो जाएगा। भाई जितने भी बच्चों को मैंने बोल दिया है, जो कल की क्लास अगर शो आप लोगों को नहीं हो रही है, तो वो आपको शो हो जाएगी। कल की क्लास के लिए आप बार बार मैसेज ना करें, एक एक बच्चे को आके बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ आ गई है कि कल की क्लास नहीं अभी तक अपलोड हुई है, तो कल की अगर क्लास अभी तक अपलोड नहीं हुई है, मैं क्लास के बाद टेक्निकल टीम को बोलूंगी, तब जा करके वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है भाई, डन। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कितनी प्रकार के एक्सोक्राइन है, कितने प्रकार के एंडोक्राइन है, और कितने प्रकार के हेट्रोक्राइन है, तो हमारे शरीर के अंदर कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं, तो 7 प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और वही 9 प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड मौजूद है, और 1 प्रकार की हेट्रोक्राइन ग्लैंड मौजूद है। ठीक है, सो दीज आर द ग्लैंड्स। तो सबसे पहले हम एक्सोक्राइन के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं, और एग्जांपल्स किसके देखेंगे, तो भाई सबसे पहले तब हम एग्जांपल को देखेंगे, एक्सोक्राइन के एग्जांपल्स को देखेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड को, कि भाई ये बताओ
एक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर अगर मैं कहूँ बहिश्रावी ग्रंथि। तो जो बहिश्रावी ग्रंथि है, कौन कौन सी बहिश्रावी ग्रंथि हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाती है? ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले अगर मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करूं, फर्स्ट वन, तो भाई ऊपर से नीचे की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर के अंतर्गत है, दैट इज द लेक्राइमल ग्लैंड। ये कौन सी ग्रंथि है? सो भाई ये है आपकी लेक्राइमल ग्लैंड, या फिर जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम टीयर ग्लैंड का नाम भी देते हैं। इसको टीयर ग्लैंड भी कहा जाता है। इसको हम जानते हैं अश्रु ग्रंथि के नाम से। इसको किसका नाम दिया जाता है? अश्रु ग्रंथि का नाम दिया जाता है। सो दिस इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड विच इज प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी। ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है भाई। दूसरा, एक्सोक्राइन के अलावा अगर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप, ठीक है, देखो, लेक्राइमल और टीयर ग्लैंड। दूसरी कौन सी होती है इसके अलावा अगर हम बात करते हैं? चलो एक एक करके ग्लैंड्स को आप बताते हुए चलोगे। सबसे पहली है हमारी एक्सोक्राइन में लेक्राइमल ग्लैंड, टीयर ग्लैंड। इसके अलावा हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाती है स्वेट ग्लैंड, यानी कि अगर हम बात करते हैं पसीना ग्रंथि। स्वेट ग्लैंड या फिर जिसको हम जानते हैं पसीना ग्रंथि के नाम से। पसीना ग्रंथि के अलावा अगर मैं बात करूं, हमारे शरीर के अंतर्गत जो तीसरी प्रकार की अन- बहिश्रावी ग्रंथि होती है, सो दिस इज द ऑयल ग्लैंड। ये कौन सी ग्रंथि है? ऑयल ग्लैंड, जिसको हम जानते हैं तेलीय ग्रंथि के नाम से। तेलीय ग्रंथि इसे कहा जाता है, जो हमारे स्किन को मॉइस्चर देती है, जो हमारे शरीर को सीधा सीधा अगर मैं बात करती हूँ, हमारे शरीर को एक तरीके से ये नमी प्रदान करती है, मॉइस्चर देती है, हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाए रखने का कार्य करती है। और इसी ग्रंथि को एक और नाम से जाना जाता है। इसी ग्रंथि को सबीशियस ग्लैंड भी कहा जाता है। दिस ग्लैंड इज ऑल्सो नॉन एज द सबीशियस ग्लैंड। इसको हम ऑयल ग्लैंड या फिर सबीशियस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है। वही अगर मैं चौथी ग्रंथि की बात करूं, इसके अलावा ये मैमल्स के अंतर्गत पाए जाने वाली, केवल और केवल मैमल्स के अंदर पाई जाने वाली मैमरी ग्लैंड्स, मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है स्तन ग्रंथियां। बट ये मोस्ट एक्टिव किसके अंदर होती है? तो भाई ये मोस्ट एक्टिव होती है फीमेल्स के अंदर। मोस्ट एक्टिव किसमें होती है? तो ये मोस्ट एक्टिव होती है फीमेल के अंतर्गत। बट ये पाई मेल और फीमेल दोनों में जाते हैं, हर एक मैमल के अंदर होती है। हर एक स्तनधारी के अंतर्गत मैमरी ग्लैंड्स पाई जाती है, हर एक स्तनधारी के अंतर्गत स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। देन चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और कौन सी ग्रंथि है हमारे शरीर में? पांचवी ग्रंथि। चलो भाई, अब हम चलते हैं पांचवी ग्रंथि की तरफ। बता दो और कौन सी पांचवी ग्रंथि है इसके अलावा? जल्दी से बताइए। देखो, आपको पता है हमारे शरीर के अंतर्गत पाए जाने वाला जो हमारा लिवर है, अगर हम अपने लिवर की बात करें या फिर अगर हम अपने यकृत की बात करते हैं, हमारा जो लिवर है या फिर अगर हम अपनी यकृत की बात करते हैं, तो यकृत भी क्या है? हमारा लिवर भी जो है, हमारा लिवर भी, ठीक है, हमारा लिवर भी किस तरीके की ग्लैंड है? तो अगर हम अपने लिवर की बात करते हैं, हमारा लिवर भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड ही है। ठीक है। यकृत के अलावा अगर हम बात करते हैं वन मोर, और ये कौन सा है? आपका पेनक्रियास, यानी कि अग्नाशय।
पेनक्रियास या फिर अगर मैं बात करती हूँ अग्नाशय की, पेनक्रियास, अग्नाशय, ये भी किस प्रकार की ग्रंथि है? सो दिस इज ऑल्सो द एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो पेनक्रियास भी किसमें आता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कि कौन सी सातवें प्रकार की ग्रंथि यहाँ पर बची हुई है। ठीक है, चलो देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सेवेंथ एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे यहाँ पर बची, ये बची है भाई सलाइवरी ग्लैंड। हमारी बक्कल कैविटी के अंतर्गत पाई जाने वाली सलाइवरी ग्लैंड, या फिर जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं लार ग्रंथि के नाम से। तो ये 7 एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारे शरीर के अंदर। ये 7 बहिश्रावी ग्रंथि है हमारे शरीर के अंतर्गत, जिन ग्रंथियों के अंतर्गत नली पाई जाती है, जिन ग्रंथियों के अंतर्गत डक पाई जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ये बताओ, विच इज द स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अगर हम सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो ये कौन सी है? लेक्राइमल। तो लेक्राइमल जो है, ये हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है? इस बात से मतलब है कि ये हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली सबसे छोटी ग्रंथि होती है। स्मॉलेस्ट ग्लैंड या फिर ये हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली सबसे छोटी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इन सब में सबसे छोटी कौन है? इन सब में जो सबसे छोटी है वो इलेक्ट्राइपल है। और आपसे पूछे इन सब में सबसे बड़ी कौन सी है? तो इन सब में सबसे बड़ी, अगर लार्जेस्ट आपसे पूछ ली जाए, तो भाई ये लिवर है। यानी कि अगर आपसे सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछी जाए तो ये कौन सी ग्लैंड है आपकी? दैट इज द लिवर। ये है आप यकृत। ठीक है भाई, चलो, क्लियर है कि नहीं? डन। चलिए, ऋषभ कह रहे मैम हिमाचल कब आ रहे हो घूमने, जल्दी आएंगे। नहीं, आप एक मेल को कंप्लीटली, अमित आप मेल को कंप्लीटली एक फीमेल में कन्वर्ट नहीं कर सकते कंप्लीटली। ठीक है, राजेश। ठीक है भाई, चलिए, डन। आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए? दैट विच इज द स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड? स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो भाई हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? यानी कि सबसे छोटी बहिश्रावी ग्रंथि। ठीक है, सबसे छोटी बहिश्रावी ग्रंथि, सबसे छोटी बहिश्रावी ग्रंथि। तो सबसे छोटी बहिश्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी बहिश्रावी ग्रंथि अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो भाई ये आप समझ चुके होंगे कि ये ग्रंथि कौन सी है। तो भाई सबसे छोटी बहिश्रावी ग्रंथि है आपकी लेक्राइमल। लेक्राइमल ग्लैंड की अगर हम बात करें, सबसे छोटी ग्रंथि है आपकी अश्रु ग्रंथि।
लैक्राइमल ग्लैंड या फिर अगर हम बात करते हैं अश्रु ग्रंथि। दूसरा, आपसे पूछ लिया जाए विच इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी बहिश्रावी, बहिश्रावी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो बहिश्रावी ग्रंथि है वो है आपके लिवर, जिसको हम जानते हैं यकृत के नाम से। और इवन यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यकृत सिर्फ एक्सोक्राइन ही नहीं, अगर मैं लिवर की बात करूं, दिस इज ऑल्सो लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि भी है ये। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है सरकार। दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी होने के साथ साथ ये, अगर हम बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो द हेवीएस्ट ग्लैंड, ये हमारे शरीर की सबसे भारी ग्रंथि भी है। दिस इज ऑल्सो द हेवीएस्ट ग्लैंड, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर की जो सबसे भारी ग्रंथि है, ये ग्रंथि कौन सी होती है, तो विच इज द हैवीएस्ट ग्लैंड, हमारे शरीर की सबसे भारी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है। देन, तो सबसे पहला पॉइंट हमने किसकी बात की, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कितनी होती हैं, तो 7 एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर के अंतर्गत है। इसके बाद हमारे शरीर में कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन हो चुकी। एक्सोक्राइन के बाद अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि की। अंतःस्रावी ग्रंथि की हम बात करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की हम बात करेंगे। तो भाई कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे शरीर के अंदर, कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है हमारे शरीर के अंदर। ऊपर से नीचे आते हैं, सबसे पहले हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। तो देखो, आप लोग बेकार के मैसेज करते रहो, मैं किसी की किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं करने वाली। तुम इतना तो समझो, तब एक टीचर पढ़ा रहे तुम्हारे हर एक आंसर का जवाब देगा। बैच में हजारों बच्चे लाइव होते हैं, तो मैं 1000 बच्चों के सिर्फ आंसर देती रह जाऊंगी। इतना तो कॉमन सेंस आप खुद भी यूज किया करो। भाई तुम बीच में क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन जेन्युइन होते हैं उनके आंसर भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस करा करो, तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो। ऐसे क्वेश्चन करो जो जेन्युइन क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आपके क्लास में सिर्फ पढ़ाया जाएगा, आखिरी के 5 मिनट आपको दे दी जाएगी। जितने आपके डाउट हो आखिरी के 5 मिनट में बता दो कि मैम ये डाउट है, उन पे हम आपके आंसर कर देंगे। ठीक है, पूरी क्लास में मैं सिर्फ तुम्हारे आंसर देते रह जाऊं, यहाँ 1 घंटा खड़ा होके मैं पढ़ाऊं ना, क्या बात करते हो। हाइपोथैलेमस। ठीक है, सबसे पहले अगर हम किसकी बात करते हैं, तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। दूसरी, सेकंड, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम इवन पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इसको इवन पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। इसी को हम पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तीसरी ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड यानी कि जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पीनियल के नाम से ही जानते हैं, तो इसको हिंदी में पीनियल ग्रंथि ही कहा जाता है।
तो ये जो तीनों की तीनों ग्रंथि है ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ये तीनों की तीनों ग्रंथि हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत पाई जाती हैं। सो अगर मैं इन तीनों ग्लैंड की बात करूं, इन तीनों ग्रंथियों की बात करूं, तो ये तीनों की तीनों ग्रंथियां जो हैं हमारे ब्रेन के अंतर्गत पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत पाई जाती है। इन द बेस ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के अंतर्गत ये पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो सीधा सीधा अगर हम एंडोक्राइन में नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं, आपकी चौथी ग्रंथि, आप ब्रेन से नीचे आओ तो ब्रेन में तीन ग्रंथियां हैं। थोड़ा सा नीचे आओगे तो हमारे गर्दन में ग्रासनी में एक ग्रंथि होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जिसको हम जानते हैं आपका थायराइड ग्लैंड के नाम से। थायराइड ग्लैंड, जिसको हम थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। देन तीनों सोनी, मेरी कोई बुक नहीं आ रही है, तुम क्यों बुक के पीछे पड़े हुए? कोई बुक आ ही नहीं रही है मेरी। ठीक है, मेरी कोई भी बुक नहीं आ रही है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्लैंड या फिर अगर हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि। सो थायराइड देखो होती कैसी है? बटरफ्लाई शेप। हमारा जो ट्रैकिया है, अगर हम अपनी ट्रैकिया की बात करें, हमारी जो श्वसन नलिका है, तो हमारी श्वसन नलिका पर चिपकी हुई होती है एक ग्रंथि, बटरफ्लाई के शेप की। कुछ इस तरीके की एक ग्रंथि है जो हमारे ट्रैकिया के ऊपर पाई जाती है, जो हमारी वायु नलिका के ऊपर पाई जाती है। और इसी ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं? तो हमारे ट्रैकिया के ऊपर एक ग्रंथि चिपकी हुई होती है बटरफ्लाई की शेप की, जिस ग्रंथि को हम किस नाम से जानते हैं? जिस ग्रंथि को हम थायराइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये जो थायराइड है, इसी थायराइड के चारों कॉर्नर पर, ये जो चार कॉर्नर हैं इसके, इस चारों कॉर्नर पे कुछ इस तरीके से चार ग्रंथियां पाई जाती है। और इन चारों ग्रंथियों को हम किस नाम से जानते हैं? तो ये जो चार ग्रंथि होती हैं, ये चारों के चारों कहलाती है पैराथाइरॉइड। इन चारों ग्रंथियों को हम पैराथाइरॉइड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इन चारों ग्रंथियों को हम किस नाम से जानते हैं? पैराथाइरॉइड ग्रंथि, पैराथाइरॉइड ग्रंथि के नाम से हम जानते हैं, पैराथाइरॉइड ग्लैंड। या फिर अगर हम बात करते हैं पैराथाइरॉइड ग्रंथि का नाम हम इनको देते हैं। ठीक है। डन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थायराइड के बाद फिफ्थ ग्लैंड, कौन सी है आपकी? पैराथाइरॉइड। पैराथाइरॉइड। ठीक है भाई। अब ये ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? कौन सी है? पैराथाइरॉइड। तो जो पैराथाइरॉइड है या फिर थायराइड है, ये दोनों की दोनों ग्रंथियां कहाँ है? तो ये दोनों की दोनों ग्रंथियां हमारे थ्रोट में होती है, हमारी ग्रासनी में होती है। हमारे थ्रोट के अंदर है या फिर हमारी ग्रासनी के अंदर है, गर्दन में नहीं है, नेक में नहीं है। बहुत सारे बच्चे नेक बोलते हैं, तो नेक में नहीं है ये कहाँ पर मौजूद है? तो ये मौजूद है आपकी पैराथायरॉइड ग्लैंड के अंदर। ठीक है। चलिए, पैराथायरॉइड के बाद आइएगा सिक्स्थ ग्लैंड पर अगर हम बात करते हैं। पैराथायरॉइड से गले से थोड़ा सा नीचे चलेंगे, तो गले से अगर हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो जो हमारा दिल होता है, हमारे दिल के पीछे, ठीक है, अजय साहब को कौन सा एग्जाम देना है? हमारा जो दिल होता है, दिल के पीछे, हमारे चेस्ट में दिल के पीछे एक ग्रंथि पाई जाती है, जिस ग्रंथि को हम थाइमस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसके पीछे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि पाई जाती है। तो अगर हम थाइमस ग्रंथि की बात करते हैं, तो थाइमस ग्लैंड कहाँ पर है? हमारे दिल के बिल्कुल पीछे है।
हमारे हार्ट के बिल्कुल पीछे पाई जाती है, हमारे दिल के बिल्कुल पीछे पाई जाती है। तो थाइमस ग्रंथि कहाँ पर होती है? तो ये होती है बिहाइंड द हार्ट, बिहाइंड द हार्ट, यानी कि हृदय के पीछे। तो जो थाइमस ग्रंथि है ये कहाँ पर मौजूद है? तो ये है मौजूद है हमारे हृदय के पीछे। हृदय के पीछे ये मौजूद है। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द हार्ट, या फिर अगर हम बात करते हैं हृदय के पीछे ये मौजूद है। देन चलिए, तो कितनी ग्लैंड्स हो गई? सो देयर आर द 6 ग्लैंड्स। तो कितनी ग्लैंड्स हैं? हमारे शरीर के अंतर्गत 6 ग्रंथियां पाई जाती हैं। अब इसके अलावा नेक्स्ट बताओ, थाइमस से थोड़ा सा नीचे चलोगे, ठीक है, थाइमस से और थोड़ा नीचे चलोगे तो हमारी जो किडनी होती है, किडनी के बिल्कुल पीछे, सॉरी बिल्कुल ऊपर, हमारी किडनी के बिल्कुल ऊपर एक और 7वीं ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, किडनी के बिल्कुल ऊपर 7th ग्लैंड होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जिसको हम जानते हैं आपका एड्रिनल ग्लैंड के नाम से। इसके अलावा हम बात करें तो पेनक्रियास, ठीक है, पेनक्रियास, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं अग्नाशय, पेनक्रियास या फिर अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय के अलावा जो 8वीं ग्रंथि है हमारी, किस क्या कहा मैंने? किडनी के ऊपर। तो भाई किडनी के ऊपर पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, जिनको हम हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। इनको जाना जाता है आपका अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से, या फिर इनको हम एड्रिनल ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो सबसे पहले हम क्या करें, हमारे लोअर एब्डोमेन पार्ट में जो हमारा हमारा निश्चय उदर होता है, तो निश्चय उदर के अंतर्गत किडनी के ऊपर कुछ इस तरीके से कॉनिकल शेप में 2 ग्लैंड्स चिपकी हुई होती हैं। इन दोनों ग्रंथियों को हम एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं, या फिर इन दोनों ग्रंथियों को हम अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 9वीं ग्लैंड आती है, तो ये आती है भाई गोनेड्स। ये कौन सी ग्लैंड है? गोनेड्स की अगर हम बात करते हैं, और इनको हम जानते हैं लैंगिक ग्रंथि के नाम से। ठीक है भाई, गोनेड्स या फिर जिनको हम किस नाम से जानते हैं? जिनको हम जानते हैं लैंगिक ग्रंथि के नाम से। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 9th ग्लैंड की, तो 9th ग्लैंड कौन सी है? आपकी गोनेड्स। और गोनेड्स को हमने क्या कहा है? सो दीज आर बेसिकली नॉन एज द लैंगिक ग्रंथि, इनको हम लैंगिक ग्रंथि के नाम से जानते हैं। किसकी लैंगिक ग्रंथि? तो हम मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो मानव की लैंगिक ग्रंथि। अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें, आप सभी को पता है कि अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, या फिर अगर हम मनुष्य की बात करते हैं, एक्चुअल में जो मानव का शरीर है, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करती हूँ, मानव के शरीर की बात करती हूँ, सो वी आर बेसिकली द यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। हम किस तरीके के जीव हैं? तो हम सभी के सभी जो है यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हैं। हम सभी के सभी जो हैं लैंगिक आधार पर एक लैंगिक जीव है। और एक लैंगिक से मतलब क्या है? कि भाई हम सभी के सभी क्या हैं? एक लैंगिक जीव है। और सका एक लैंगिक से मतलब क्या है? नेचर ये कहता है एक बॉडी होगी जिसमें सिर्फ आपको मेल गैमीट देखने को मिलेगी। एक लैंगिक से मतलब है, नेचर ये कहता है कि एक शरीर होगा, एक बॉडी होगी, जिसके अंदर केवल और केवल आपको मेल गैमीट देखने को मिलेगा, केवल और केवल आपको नर युग्मक देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, दूसरा अगर हम बात करते हैं सेकंड वन, तो दूसरा कौन सा है? दूसरा पाया जाता है आपको
जिसको हम जानते हैं, मतलब दूसरा शरीर ऐसा होगा जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ, देखो मेल गैमीट भी छोड़ो, सबसे पहले तो मेल गैमीट होते कहाँ पर है, ये होते मेल गॉनेट्स के अंदर। तो एक बॉडी ऐसी होगी जिसके अंतर्गत आपको क्या मिलेगा, जिसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आपको फीमेल गैमीट मिलेंगे, यानी कि जिसके अंतर्गत आपको मादा युग्मक मिलेंगे। ठीक है, एक में नर युग्मक और एक में क्या होंगे, एक में होंगे भाई आपके मादा युग्मक। अब ये नर युग्मक और मादा युग्मक कहाँ पर बनते हैं, तो मेल गोनेड और फीमेल गोनेड के अंदर, यानी कि कहाँ पर ये पुरुष लैंगिक ग्रंथि या फिर मादा लैंगिक ग्रंथि के अंदर बनते हैं। अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर बनेंगे, ये बनेंगे आपके मेल गोनेड्स के अंतर्गत। मेल गोनेड्स, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, नर लैंगिक ग्रंथि, ये बनेंगे नर लैंगिक ग्रंथि के अंतर्गत। वहीं अगर मैं बात करती हूँ आपके फीमेल गैमीट कहाँ बनेंगे, तो जो फीमेल गैमीट है ये बनेंगे आपके फीमेल गॉनेट्स के अंतर्गत। फीमेल गॉनेट्स के अंदर बनेंगे सरकार, और जो फीमेल गॉनेट्स हैं, फीमेल गॉनेट, तो फीमेल गॉनेट्स की अगर हम बात करते हैं, यानी कि मादा लैंगिक ग्रंथि, मादा लैंगिक ग्रंथि, मादा लैंगिक ग्रंथि, ठीक है भाई। एंड विच इज द मेल gonads and what are the male gonads and what are the female gonads? तो मेल gonads कौन से होते हैं भाई, मेल gonads are the pair of testes, पुरुषों के अंतर्गत पाए जाने वाले जो पुरुष लैंगिक ग्रंथि है, इनको हम जानते हैं वृषण के नाम से। और वहीं अगर हम महिलाओं के अंतर्गत पाए जाने वाले जो फीमेल गॉनेट्स है या फिर मादा लैंगिक ग्रंथि है, इनको हम किस नाम से जानते हैं, ओवरीज के नाम से जानते हैं। इनको हम जानते हैं अंडाशय नाम से। तो भाई कुल मिलाकर के ये 9 ग्रंथियां हैं जो किसी भी पुरुष या फिर किसी भी महिला के अंतर्गत पाई जाएगी। ठीक है, बताओगे कि नहीं? देन फटाफट से बताइएगा, क्लियर है इतना, यस और नो? बिल्कुल, हिमांशु तिवारी जी, वेरी नाइस। अमीबा तो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में तो मेल और फीमेल गैमेट होते ही नहीं, वहां पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं अमीबा में। ठीक है भाई, जो कल की क्लास अपलोड नहीं हुई है वो अपलोड हो जाएगी आपकी, डोंट वरी। साइंस के लिए कौन सी एनसीईआरटी रीड करें, बेटा विनीता जी आपको किसी एनसीईआरटी को रीड करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आपने कोर्स ले लिया है, बहुत है, इतना पढ़ के क्या करोगे एनसीईआरटी पढ़ के। एनसीईआरटी पढ़ने की उम्र थी आपकी 8वीं 9वीं में, ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी थी 8th और 9th में। अब आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, आप यहाँ आए हैं तो आई होप सीजीएल की तैयारी करने, सीएचएसएल की तैयारी करने, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने, बिहार पुलिस की तैयारी करने, बिहार एसएससी की तैयारी करने, यूपीएससी यूपी पुलिस की तैयारी, यूपीएसआई की तैयारी करने आप आए होंगे यहाँ पे। आप, मुझे नहीं लगता कि आप नीट की तैयारी करने आए हैं या फिर आप यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं। अगर आप नीट की तैयारी करने आए हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं, तब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। अदरवाइज जो टीचर आपको पढ़ा रहे होते हैं ना, वो उतना आपको पढ़ा रहे होते हैं कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एनसीईआरटी पढ़नी होती तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, फिर आप घर बैठ के आराम से एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्ट स्मार्ट नॉट एज अ हार्ड वर्कर, आप कितना भी हार्ड वर्क करते रहो, ठीक है, तब तक आप स्मार्टली वर्क नहीं करोगे तो वो हार्ड वर्क किसी भी काम का नहीं है, ठीक है, इस बात को समझिएगा। बेटा जिसको क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम लगेगा, ठीक है। एक दिन में आप डॉक्टर नहीं बनोगे, मैंने क्या कहा था, कुछ समय लगेगा। कितनी एंडोक्राइन है भाई, 9 एंडोक्राइन है। अब ये कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पाई जाती है, तो भाई एक बार इस पे नजर डाल लो, देखो आओ।
9 प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनकी हम एक बार बात कर लेते हैं। कौन कौन सी है? आ जाओ। तो सबसे पहली अंतःस्रावी हमारी ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बाद दूसरी कौन सी है? पिट्यूटरी और पीनियल। ये तीनों कहां पर पाई जाती है? तीनों पाई जाती है हमारे ब्रेन के अंदर। हमारे गले में कौन सी है? थायराइड। और थायराइड के साथ इसी के लोब पे कौन सी है? पैराथायराइड। इसके बाद दिल के बिल्कुल पीछे ये वाली ग्रंथि, दिल के बिल्कुल पीछे ये है थाइमस, ये है हमारा पेनक्रियास। अब यहाँ पर होती है हमारी किडनी पीछे की तरफ पेनक्रियास से। इस किडनी के ऊपर ये जो दो आपको ग्रंथियां दिखाई दे रही है, ये है हमारी एड्रिनल ग्रंथि। और ये फीमेल के अंदर पाई जाने वाली, देखो ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें यहाँ पर होता है आपका यूट्रस और दीज आर द ओवेरीज। तो जो डार्क कलर में आपको दिखाई दे रही है ये है ओवेरीज, अंडाशय। वैसे ही अगर हम पुरुषों की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस, आपका पिट्यूटरी और पीनियल, उसके बाद थायराइड, पैराथायराइड, दिल के पीछे थाइमस, ये आपका पेनक्रियास और ये आपकी किडनी, और किडनी के बाद लोअर एब्डोमेन के बाहर दीज आर द टेस्टिस। तो ये होते हैं आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपका, यहां से आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये बताओ दैट विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ये तो आपने जान लिया। अब आ जाओ, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर हम स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं, यानी कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर अगर हम बात करते हैं तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो भाई जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करें, विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये कौन सी होती है? सो दिस इज द पीनियल। सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो ये होती है हमारी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं, तो भाई हमारे शरीर के अंतर्गत पाई जाने वाली जो पीनियल ग्रंथि है, ये हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ओके, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो भाई ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो ये कौन सी ग्रंथि है? सो दैट विल बी द थायराइड ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है? दैट इज द थायराइड ग्लैंड, जिसको हम जानते हैं थायराइड ग्रंथि के नाम से। थायराइड ग्रंथि। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉलेस्ट कौन सी है? पीनियल है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, ये दूसरा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए दूसरी सबसे छोटी, एक और क्वेश्चन, सेकंड स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? दूसरी सबसे छोटी, तो भाई जो दूसरी सबसे छोटी है ये होती है पिट्यूटरी। आपको पता है जो पीनियल ग्लैंड होती है बहुत छोटी सी होती है, मटर के दाने से भी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। ये लगभग लगभग अगर हम बात करते हैं 6 से 7 माइक्रोन मीटर की छोटी सी ग्रंथि होती है, जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सी है भाई? तो सेकंड स्मॉलेस्ट जो होती है ये होती है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं पीयूष ग्रंथि के नाम से। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके हवाले है कि ये बताओ भ्रूण के अंदर सबसे पहली दिखने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो यही जो थायराइड ग्रंथि है, ये एक ऐसी ग्रंथि है, मतलब बटरफ्लाई शेप में होती है कुछ इस तरीके से,
और दिस इज द ग्लैंड which is appeared in the embryo very first. तो एम्ब्रियो के अंतर्गत, भ्रूण के अंतर्गत सबसे पहली दिखने वाली ग्रंथि कौन सी होती है? तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट अपीयर्ड ग्लैंड, फर्स्ट अपीयर्ड ग्लैंड इनसाइड एम्ब्रियो, इनसाइड एम्ब्रियो, भ्रूण के अंतर्गत दिखने वाली सबसे पहली ग्रंथि। ठीक है, भ्रूण, भ्रूण के अंतर्गत दिखने वाली सबसे पहली ग्रंथि, दिखने वाली सबसे पहली ग्रंथि, सबसे पहला अंग होता है दिल, और सबसे पहली ग्रंथि कौन सी दिखती है एक भ्रूण के अंदर? जिस समय पर बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो दैट विल बी थायराइड ग्लैंड। बार बार 20 से 25 मिनट में यूरिन आना, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, आपके शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके शरीर में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया हो। चलिए साहिल जी, थैंक यू सो मच। डन। अमित, आप अपने क्वेश्चन को बेटा करेक्ट कर लीजिएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड शुड नॉट बी पेनक्रियास, लार्जेस्ट ग्लैंड इज, शुड नहीं, इज, लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड। ठीक है, थायराइड का साइज पेनक्रियास से बड़ा होता है। ठीक है, तो अमित इसको शुड नहीं इज कर लो, इज करेक्ट कर लो अमित। बेटा देव मुखर्जी, चैप्टर सेक्शन में वीडियो अपलोड हो जाएगा, अभी इसलिए नहीं हुआ है, कल की वीडियो में शायद कोई टेक्निकल इशू रहा होगा जिस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हुई है। मैं टेक्निकल टीम को क्लास एंड होने के बाद इन्फॉर्म करूंगी और आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी, डोंट वरी। अभी आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, आपका कोई भी डाउट हो तो अभी मैं आप लोगों के डाउट्स लूंगी। हाँ जी, नोट्स बिल्कुल बनाने हैं अभिषेक। अभिषेक, अगर नोट्स ना बनाने होते तो मैं अपने हाथों से लिख के ना पढ़ाती, मैं इतनी एनर्जी वेस्ट ना करती। जितनी चीज मैंने आपको 1 घंटे में समझाई है, उसको मैं 10 मिनट में समझा के एक तरफ कर देती। इसको समझाने में मुझे 60 मिनट नहीं लगती। इस कंसेप्ट को समझो, अगर मैं एक चीज को टाइम कंज्यूम कर सकती हूँ, मैं सामने आपके प्रिंटेबल पीडीएफ ला करके सीधा डायग्राम से आपको बता सकती थी, प्रिंटेबल पीडीएफ सामने लगा सकती थी कि भाई ये तुम्हारी 7 ग्रंथियां, ये 9 ग्रंथियां, रट लो इनको जैसे किताबों में लिखी हुई है। मैंने हाथ से लिख के इसीलिए पढ़ाया है ताकि आप नोट्स बनाओ। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।